और अगर प्रोटॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो। यस, फिर क्या बोला गया कि इसको पास करे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, आइए जरा देखते हैं एक एक करके। ओहो, मैकेनिक्स प्लस मैग्नेटिज्म, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें बोल रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पर एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई है, 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, और करंट कितना दिया जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब क्या किया जाए कि भैया इसकी वजह से सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी, है ना, लेकिन ऊपर और नीचे कैसी होगी? मुझे पता है कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी और नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी। तो कॉमन सेंस, अगर आपको वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो इस पर हमें जो फोर्स फील होगा वो ऐसा 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 बाहर की तरफ फोर्स। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग मैग्नेटिज्म के वो 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्या बोल रहा है भैया? A proton mass m accelerated by a potential difference v flies through uniform transverse magnetic field. B. The field occupies a region of space by weight d or alpha be the angle of proton from initial direction of motion, the value of sin alpha. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। होगा क्या कि जब ये प्रोटॉन अंदर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उस केस में क्या होगा? v क्रॉस b, ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी कि ऐसे सर्कुलर मोशन शुरू होगा। तो मैंने बोला कि देख भाई, आओ जरा सोचें कैसे मैग्नेटिक फील्ड है और किस तरह से हमारे पास फोर्स लग रहा है। तो ऐसा कुछ माना गया कि यहां इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और ये हटा दिया मैंने, हट जा भैया। यस, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कितनी है? तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर की तरफ कुछ बी है। सारी की सारी चीजें हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी गई है, और जो हम लोग कोशिश भी करते हैं कि चीजें सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखें ताकि कहीं पर भी अगर गलती होती है तो वापस रिवर्स आके देख पाए। अब क्या बोला भैया? डी दिया मुझे डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मुझे दी हुई है डी, दिस लेंथ इज डी। कहीं कहीं पर ये क्या होता है, इस डी की वैल्यू r/2 या r/4 ऐसे कुछ दे देते हैं, वो भी एक ऑप्शन रहता है। फिर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां से ऐसे अंदर आया, ठीक, मान लिया इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, और ये कुछ फोर्स की वजह से ऐसे मूव करेगा, तो मान लिया ये ऐसे हुआ, ठीक। यहां पर आकर ये पार्टिकल कुछ ऐसे निकल रहा है, और यहां जो एंगल आया दैट एंगल इज थीटा। ठीक बात है क्या? चलो भैया अब क्या किया जाए? अब मैंने बोला कि अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूंगा तो उस ऑब्जर्वेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि भैया जो एंगल्स हैं वो एंगल्स जरा देखना, ये 90 डिग्री क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, है ना, और यहां से भी 90 डिग्री का एंगल यहां पे कुछ पे कट कर रहा है। जहां पर कट करेगा मैं बोलूंगा कि भाई साहब वो ना इस सर्कल का सेंटर होगा। जहां पर नॉर्मल सेंटर चेक करते हैं वही तो सर्कल का सेंटर होता है। तो इस केस में अगर मैं एक और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसा, यस, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ये डिस्टेंस तो d है और ये डिस्टेंस रेडियस है, तो जो एंगल थीटा यहां पर होगा, जरा देखो थीटा, तो यहां पर भी एंगल थीटा, यानी कि ये भी आ जाएगा मेरे पास थीटा। दो लाइंस के बीच का एंगल उन पर डाले गए परपेंडिकुलर के बीच के एंगल के बराबर होता है, ये भी थीटा आ गया। तो मुझे यही तो साइन थीटा निकालना है, और मुझे डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी? वो आ जाएगी d/R। यही तो मुझे निकालना है। अब जरा देखो, जो आंसर है वो पहली बात तो R की वैल्यू रखने के बाद आया है, और उसमें भी मुझे m × v, ये भी क्या है, पोटेंशियल, तो उस फॉर्म में आंसर निकालना है। आइए जरा देखते हैं। तो भैया ये आ गया मेरे पास d/R कितना होता है? mv/qv, है ना। अब mv क्या होता है भैया? mv होता है मेरे पास में मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं? √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया √2m काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब v पोटेंशियल से एक्सीलरेट होकर चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी q × v। ये आ गया q × v, यानी कि मेरे पास देखो q अंदर जा सकता है ना, और मैं db ऊपर देख पा रहा हूं, तो b मेरे ऑप्शन में ऊपर है भी और d भी बाहर है एक ऑप्शन में, तो मैं db को बाहर ही रखता हूं। q अंदर लेके चल जाऊं, q जैसे अंदर का q² आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा db यहां पर, रूट में q यहां पर, और
नीचे में 2mv, ध्यान देना v वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा वाला v वेलोसिटी है, तो qb q अपन 2mv रूट के अंदर और db बाहर, कौन सा ऑप्शन, ये था, डी ऑप्शन आ रहा है, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भैया कि चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ डिस्क के रेडियस r है, चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और हमें उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालना है और उसका वेरिएशन देखना है रेडियस ऑफ डिस्क कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। सर कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में कैसे देखोगे, क्योंकि भैया जैसे जैसे कैपिटल आर बढ़ाऊंगा वैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, लेकिन चार्ज तो q ही है ना, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, यहां पर चार्ज q अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कि ऐसा कुछ मुझे दिखा चार्ज, थोड़ा सा और डार्क करते हैं इसे, यस ऐसा कुछ मुझे चार्ज दिखा यहां पर, और हटाओ ये ऐसे, हट जा हट जा हट जा, यस ये हमारे पास डिस्क है, ठीक। अब ये डिस्क जब घूमेगी किसी ओमेगा से तो मुझे क्या फील होगा, मुझे फील होगा कि भाई साहब करंट है यहां पर, क्योंकि जब ये ओमेगा से घूमेगी तो किसी r डिस्टेंस पर मुझे एक छोटी सी रिंग सी दिखेगी, हाँ जी यस, देखो क्या कुछ ऐसी रिंग दिखेगी आपको, यस, और इस रिंग की वजह से मुझे यहां पर कुछ चार्ज मिलेगा अंदर अंदर, और उस चार्ज में टाइम पीरियड से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा करंट। यानी कि अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, करंट निकालने के लिए मैं यहां पर छोटा सा चार्ज निकालूंगा, मैंने बोला dq चार्ज आएगा यहां पर भैया, dq कितना होगा, जो भी इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इनटू उसका एरिया छोटा सा dA। अब चार्ज डेंसिटी कितनी, वो होती है q अपॉन पाई r स्क्वायर, r क्या है, r पूरी रेडियस है, ठीक है ना, और हमने बोला कि भैया देखो dA क्या है, अब dA छोटा सा एरिया तो वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू थिकनेस यहाँ की, जो मैं मान लेता हूं dr, तो मल्टीप्लाई में 2 पाई r dr, भैया पाई से पाई कैंसल, मेरे पास आ गया QR2 आ गया डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर dr, ये आ गया मेरे पास छोटा सा चार्ज dq, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अगर ये मेरे पास dq है भैया तो मैं पहले तो इसकी वजह से छोटा सा करंट निकालता हूं, छोटा सा करंट निकालने के बाद में फिर मैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं और फिर इंटीग्रेट करता हूं, देखते हैं क्या आता है। तो जो मेरे पास छोटा सा करंट di आएगा, उस di की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी dq डिवाइडेड बाय कैपिटल T, यानी कि dq 2qr dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर इनटू T, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा, 2 से 2 कैंसल, यानी कि हमारे पास आ गया q ओमेगा बाय पाई r स्क्वायर इनटू r dr। चलो भैया ये आ गया di, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अब अगर मुझे इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो हो जाएगी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dv। ध्यान देना क्या किया, पहले चार्ज निकाला, चार्ज से करंट निकाला, करंट से अब मैं जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड पर, और मुझे पता है सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट I बाई 2r, यानी कि हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाई 2r, और di कितना, di है मेरे पास q ओमेगा बाय पाई कैपिटल R का स्क्वायर इनटू स्मॉल r dr। देखो भैया स्मॉल r से स्मॉल r कैंसल, तो मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है जरा देखो, मेरे पास आ रहा है म्यू नॉट q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर बचेगा dr, और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भैया एक तरफ dv है एक तरफ dr है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो क्या किया जाए, अरे कुछ नहीं इंटीग्रेट कर दिया जाए, और क्या, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पूरी कैपिटल R रेडियस तक, 0 से लेकर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी भी। तो जरा मुझे बताओ कि क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, बहुत आसान है, बी मेरे पास आ जाएगा q नॉट, ये म्यू नॉट q ओमेगा अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इनटू r, है ना, तो एक r से एक r कैंसिल, और मेरे पास आ रहा है भैया म्यू नॉट q ओमेगा अपॉन 2 पाई कैपिटल, ये देखो ये आ रही है मेरे पास इस डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया भाई साहब B और R के बीच में ग्राफ, ये B यहाँ है और R यहाँ है, ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ किधर है भैया, ये रहा डी ऑप्शन, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रीजन बिटवीन V y है, रीजन बिटवीन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू d कंटेन्स क्या,
It contains a magnetic field B equals to Bz k cap. A particle of mass small m and charge q enters the region with a velocity v I cap. अगर d की वैल्यू mv अपन क्यूबी, ध्यान से देखना, mv अपन क्यूबी मतलब ये बेटा r/2 की बात कर रहा है, रेडियस का आधा, r इक्वल्स टू होता है mv अपन क्यूबी, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज इट इमर्जेस एट द अदर साइड, दूसरी साइड से जब निकलेगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन, मजे आएंगे करके। आइए जरा देखते हैं। पहले तो y इक्वल्स टू 0 से d तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड z के डायरेक्शन में। तो अब ये जरा बनाते हैं। y इक्वल्स टू 0 से d तक तो पहले बनाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये लो, ये यहां पर कौन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, कहां से कहां तक, ये ले भाई, ये बन गया कौन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या किया जाए, अब एक काम किया जाए, ये हटा रहा हूं मैं ना, अरे हट जा भैया, हाँ ये है मैग्नेटिक फील्ड, कहां से कहां तक है, y इक्वल्स टू 0 से d तक। तो बेटा ये लाइन जो है ये y इक्वल्स टू 0 और ऊपर वाली लाइन जो है वो है y इक्वल्स टू d, है ना। थोड़ा सा इसको और विड्थ में छोटा कर देता हूं ताकि ऑब्जर्वेशन आसान हो मेरे लिए। यस, दिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज y इक्वल्स टू d, है ना भैया। अब क्या किया जाए, अब जरा सोचते हैं। मैंने बोला कि पार्टिकल जो है वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है वी आई कैप से इधर की तरफ, और z बार, बेटा मैंने डायरेक्शन ऐसी ली है, इधर x इधर y और बाहर की तरफ z। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है किधर, मैग्नेटिक फील्ड है भैया z डायरेक्शन में बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है इधर बाहर की तरफ, ये ऐसी हर जगह पर फैली हुई है ना, इस पूरे रीजन में फैली हुई है। फिर चार्ज पार्टिकल बेटा v स्पीड से आ रहा है, तो मान लिया कि चार्ज पार्टिकल यहां पर v स्पीड से आएगा ऐसा, और अगर v स्पीड से आ गया बेटा तो v क्रॉस भी तो नीचे फोर्स लगेगा, तो बाहर निकल जाएगा। अगर यहीं से बाहर निकल गया तो फिर वो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस हम देखना चाहते हैं वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे यहां से ना निकाल के यहां ऊपर से निकलता हुआ मानना पड़ेगा, तभी कुछ दिख पाएगा मुझे, है ना। ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसी चीज मेंशन करनी चाहिए कहां से एंटर कर रहा है, लेकिन अदर साइड अगर बोल रहा तो एक साइड से एंटर कराएंगे और दूसरी साइड से वापस निकालेंगे। अब स्पीड बोली गई है मुझे v, ये इस केस में मैंने बोला कि देख भाई अगर पार्टिकल v क्रॉस b ऐसे जाएगा नीचे तो मुझे ऐसे करके बाहर निकलता हुआ दिखेगा, है ना। ये मुझे यहां से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब बाहर निकल रहा हो तब उसकी एक्सेलरेशन, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो बेटा पहली बात तो ये कि यहां पर एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल होती है, तो अगर यहां पर वेलोसिटी ऐसी है तो भैया जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसा आएगा, है ना। किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा होगा। दिस इज एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। वैल्यू कितनी होगी इसकी, इसकी वैल्यू होगी बेटा v²/r, है ना। यस, v तो कांस्टेंट है और r की वैल्यू में बोल सकता हूं कितनी, r की वैल्यू में बोल सकता हूं mv/qb, ये होता है रेडियस की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू आ रही है मेरे पास में v²/r, r कितना mv/qb, यहां पर एक v से एक v कैंसिल, मेरे पास आ गया बेटा qvb/m। ये तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू। अब बचा कौन, डायरेक्शन। तो ये इस डायरेक्शन में है, मान लिया इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, तो एक यूनिट का वेक्टर लिया मैंने, उसका इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूं मैं, है ना। ये AC तो आ गया मेरे पास, AC की डायरेक्शन ऑलरेडी आ गई, अरे आ जा भैया, ये AC तो मेरे पास आ ही गया है ना। और अब मैं यस इसे भी यहां पर ले लेता हूं, ये है मेरे पास v²/r, दिस इज AC। एक 1 यूनिट का वेक्टर लिया मैंने ताकि मैं डायरेक्शन निकाल सकूं। अब भैया मुझे पता है कि ये डिस्टेंस जो है ना ये r/2, तो मैंने क्या किया, वही अभी जो स्टार्टिंग में किया था कि यहां से ये और ये यहां पर, तो ये जो आ रहा है देखो, ये तो सेंटर आ रहा है, ये आएगा मेरे पास सेंटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस भी r, और बेटा ये कितना है, ये दिया है मुझे r/2, तो ये बचा हुआ कितना आएगा, ये भी आ जाएगा r/2, और भैया ये कितना है, ये है r। तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, यस। देखो ना, बेस बेटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो इस ट्रायंगल में ये बेस है r/2, हाइपोटेनस है r, यानी कि मैं cos थीटा करूंगा 1/2 आ जाएगा, और अगर cos थीटा 1/2 आ गया तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास π/3 60 डिग्री। अब अगर ये एंगल π/3 देखते जाओ, π/3 90 - π/3, ये फिर से आ गया π/3, आ रहा है क्या,
इसका मतलब अगर मेरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था तो 1 का इधर कौन 1 cos 60 कितना 1/2 और इधर कितना √3/2। तो बेटा जो यूनिट वेक्टर मैं निकालना चाह रहा हूं, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहा हूं मैं, वो मुझे दे रहा है -√3/2 i कैप और -j/2। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी qvb/m, अंदर आ जाएगा माइनस में √3/2 i कैप और माइनस में j/2। ओ भाई साहब, दोनों माइनस माइनस, कॉमन सेंस की बात देखो इधर ही आएगा, है ना। लो बताओ, दोनों माइनस माइनस तो कहीं नहीं है, 1 + 1 माइनस है, ना ये हो पा रहा है और ना ये हो पा रहा है, क्या किया जाए। देखो अगर मैं नीचे से भी मानता ऐसे ऊपर तो उस केस में फिर मेरे पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आने की संभावना थी, लेकिन वो नीचे से आता ही कैसे, उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर चाहिए रहती। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर पाएगा और इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे क्या, यस। चलिए बोनस हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्या बोल रहा है भैया, 2 वायर्स दिए हुए हमारे पास में, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट अ डिस्टेंस 2d अपार्ट, दे कैरी स्टेडी करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे जरा देखते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से एक रेफरेंस लाइन है ना, यस, ये रेफरेंस लाइन, और इस रेफरेंस लाइन पर हमने बोला कि भैया यहां पर एक करंट कैरिंग वायर, यहां पर एक करंट कैरिंग वायर, तो इस वजह से ये कितने डिस्टेंस अपार्ट है, ये है मेरे पास 2d अपार्ट, ये सेंटर, इधर भी d और इधर भी d। तो सेंटर पॉइंट पर मुझे मालूम है कि भाई साहब देखो ध्यान से देखना, मैं इसे ऐसे बोलता हूं कि दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 और दिस इज रीजन नंबर 3। तीनों रीजन पे चार्ज पार्टिकल में भी ऐसे केसेस आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी आते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस निकालनी रहती है। ध्यान से देखना बेटा, 1 वाले इस वायर को नंबर बोल देता हूं वायर नंबर 1, इसको बोल देता हूं वायर नंबर 2। तो वायर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसी, यानी कि इधर आएगी B1 ऐसी, और वायर नंबर 2 की वजह से भी यहां पर कैसी आएगी B2 आएगी, बस मैग्नीट्यूड में कम आएगी। तो यहां के मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे आने वाली है, ठीक बात। अगर मैं यहां देखूं तो 2 की वजह से भी ऊपर, 1 की वजह से भी ऊपर, यानी कि B1 भी यहां पर कम आएगा और B2 यहां पर ज्यादा आएगा, है ना। सेंटर पर बात करते हैं, एकदम बीच में बेटा B1 ऊपर B2 नीचे, तो B1 ऊपर B2 नीचे, यानी कि नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा मेरे पास 0। अब जरा सोचना, और क्या सोचना, ये सोचना कि अगर मैं एकदम करंट कैरिंग वायर के पास चला जाऊं तो क्या होगा भाई, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, μ0I/2r, है ना। तो अगर मैं एकदम वायर के पास चला जाऊं तो r की वैल्यू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बोलो इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसके बिल्कुल पास चला जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड B1 ज्यादा और इनफाइनाइट, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएगी यहां पे, है ना। तो इधर आ रही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, नीचे यहां पर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से इनफाइनाइट, यानी कि नीचे की तरफ। साथ ही अगर उधर पहुंचे तो B2 का है ऊपर इनफाइनाइट, और इधर B1 क्या है नीचे इनफाइनाइट। तो बेटा ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें यहां पर तो 0 आ जाए, बीच में से कट हो, ऊपर से शुरू और नीचे जाए, कुछ ऐसा सा बनने की संभावना है ना। स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकती, कुछ ऐसा ही बनेगा जो ऊपर इनफाइनाइट से नीचे इनफाइनाइट से, फिर इनफाइनाइट पर 0 हो जाती है, तो ऐसा नीचे और ऐसा इधर बनेगा क्या, ऐसा ग्राफ, W टाइप का ग्राफ बन रहा है, देखो कहां बनेगा, यस, ऑप्शन नंबर ए। करवाएंगे पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोलता है, ओ भाई साहब, प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे भैया एक प्रोटॉन है, कौन है, प्रोटॉन है, कहां जा रहा है, कहीं जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी। और अगर प्रोटॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0, यस। फिर क्या बोला गया कि इसको पास करे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, तो इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, आइए जरा देखते हैं एक एक करके। पहली चीज तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं, ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुई, तो भैया इस प्रोटॉन पर कहीं ना कहीं तो फोर्स लग जाएगा और उसकी वजह से एक्सीलरेशन आ जाएगी, और अगर एक्सीलरेशन आ गई तो वेलोसिटी में चेंज कंफर्म। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिखे आपको जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, तो उस ऑप्शन को बोलना ना हो पाएगा, राम राम। कौन सा, ले भैया सी नहीं हो पाएगा, है ना, सी ऑप्शन नहीं हो पा सकता।
अब अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड हो तो यस, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो एक केस हो सकता है। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में आ जाए तो उसका फोर्स जीरो तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगी, ना तो सेंट्रीपिटल ना ही टेंजेंशियल, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, यानी कि ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। कब? ओनली बी। ये केस तब वैलिड है जब v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो ये केस पॉसिबल है, होने की संभावना है। फिर कौन सा? अगर दोनों हो गए E एंड B बोथ, अगर दोनों हो गए तो बेटा ये लॉरेंस फोर्स वाली चीज हो जाएगी, यानी कि QE और QV भी, यानी कि QE वेक्टर जो देगा और QV भी जो देगा V क्रॉस B, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आने वाला है 0। ये केस अगर होता है तो संभावना है, यानी कि E और B भी साथ में हो सकते हैं स्पेशल केस के लिए। तो जरा देखो, E और 0 भी, अरे 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलते रहो। E0 B नॉट इक्वल टू 0, E0 B नॉट इक्वल टू 0 चल जाएगा क्या? ओनली B, इसका मतलब तो ये हुआ ना, सिर्फ B है, इसका मतलब E0 है और B 0 नहीं है, ये तो होने की संभावना है। और दोनों 0 ना हो तो चलेगा भैया। कौन सा? ABD किधर है? ये रहा, पांचवे का C। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल जो हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? ओहो, मैकेनिक्स प्लस मैग्नेटिज्म, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें बोल रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन पर एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई है, 45 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, और करंट कितना दिया जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं इसको साइड व्यू से देखता हूं, ऐसे साइड से देखता हूं। मुझे मालूम पड़ा कि भाई साहब यहां पर एक वायर जिसमें करंट ऐसे अंदर की तरफ, करंट कितना आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर कोई भैया 0.15 टेस्ला है, वर्टिकली अपवर्ड। ले भाया मैग्नेटिक फील्ड लगा जल्दी से जल्दी। ये आई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये आ गई बी। अब क्या किया जाए? अब देखो, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 कैसे करोगे? ध्यान से, नीचे कौन? mg। अगर करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो जरा आइडियल क्रॉस भी करना, आई अंदर और बी ऊपर, इधर की तरफ फोर्स आ रहा है, तो यहां पे आ रहा है मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स, और करंट कैरिंग वायर, आई वायर करंट पे अगर है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना? ये हो जाएगा ILB, है ना। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि भैया यहां पर अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा है 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी आएगा एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब mg की वैल्यू ILB के बराबर है ना, होगी क्या? अब जरा देखो आगे क्या करेंगे भाई। m कितना? मास हो जाएगा, चार्ज तो है नहीं, लीनियर मास डेंसिटी है, यस, तो मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एल इंटू जी इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी, एल से एल कैंसल। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है करंट, आई निकालना है मुझे। आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा लैम्डा इंटू जी अपॉन बी। वैल्यू रख भाई, लैम्डा कितना? कहाँ है? 0.45। जी कितना? जी की वैल्यू है कहाँ है? 10। और बी कितना? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.15। तो ये मेरे पास हो गया 3, और मेरे पास आंसर कितना आ गया? 30। लो भैया, कौन सा? 30 एम्पेयर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया कि a coil having n turns is wound tightly in the form of spiral with inner and outer radius a and b। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर। क्या करें भैया? देखो, कुछ ऐसे स्पाइरल टर्न्स दिए हुए हैं, ए रेडियस से शुरू होके ऐसे ऐसे ऐसे, कहां तक जाएंगे? ये जलेबी जैसी मद्दी हो जा रही है बी रेडियस तक। तो कुछ इस तरह से मुझे स्पाइरल टर्न्स दिए हुए हैं, ए से होकर बी जाते हुए, है ना भैया। अब क्या किया जाए? अब मुझे बोला गया है कि यहां पर इनर रेडियस तो है ए और आउटर रेडियस है बी, तो ये मेरे पास बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होंगे, और अगर ये बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाई नंबर ऑफ टर्न्स n है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सेंटर पर किसी r रेडियस की वजह से निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि भैया यहां पर अगर r डिस्टेंस पर मैं ले लूं और dr थिकनेस का अगर मैं ले लूं ऐसा, तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा कि भैया देखो, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने वो निकाल लो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालूं? कि भाई b माइनस a जो लेंथ है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो वन लेंथ में कितने हो जाएगी? n अपॉन b माइनस a।
तो भैया dr लेंथ में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, वो जाएंगे n अपॉन b माइनस a इंटू dr। होंगे क्या? डन, पक्की बात है। फिर क्या किया जाए? फिर मैंने बोला कि अगर ये मेरे पास dr रेडियस में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान देना, ये जो आया मेरे पास ये क्या है? ये आए हैं नंबर ऑफ टर्न्स। उस एलिमेंट में जो हमने चुना है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स। तो जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? dB कितना होगा भैया? वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n अपॉन b माइनस a dr, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आ रहा है मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये जो बीच वाला एलिमेंट आएगा इतने इतने की वजह से। फिर मुझे तो टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, और क्या। तो b मेरे पास आ जाएगा बेटा n म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या? ln r। कहां से कहां तक? a से लेकर b तक रेडियस है, तो मेरे पास आ जाएगा ln ऑफ b बाई a। कौन सा ऑप्शन? अरे कहां है? ये रहा, देखो ये ऑप्शन आ रहा है, बाकी तो नहीं आ पाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें क्या बोला भैया कि एक स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ 2 है, करंट कैरिंग आई है, उसमें एक लूप है छोटा सा 2a सेट का है वो, और एग्जैक्ट प्लेन में रखा हुआ है, यानी कि एक छोटा सा स्क्वायर साइज का लूप 2a उसकी साइज है, यहां पे कहीं पर रखा होगा ऐसे। अब इसका मतलब इसकी साइड लेंथ 2 है यहां पर, 2 है यहां पर, करंट आई इसमें फ्लो हो रहा होगा ऐसा, ठीक। फिर क्या किया जाए? फिर भैया एक ना वो लॉन्ग वायर है और वो रखा हुआ है 0,b,0। भैया 0,b,0 तो वाई एक्सिस पर पॉइंट हुआ, यानी कि इस प्लेन में नहीं, इससे बाहर या अंदर कहीं पे रखा हुआ है, और मजे की बात है कि वो z एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लिया z एक्सिस ऊपर जा रही है, अगर z एक्सिस ऊपर जा रही है तो मैंने बोला कि भैया करंट कैरिंग वायर ये ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा है ना, यहां पर रखा हुआ है ऐसा, और ये वायर इस सेंटर से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर? बाहर की तरफ रखा है b दूरी पर, ध्यान देना, बाहर की तरफ b दूरी। ये जो एंगल है 90 डिग्री है, 3D में समझने की कोशिश करना, बाहर की तरफ b दूरी पर ऐसे बाहर है। तो मुझे बोला गया टॉर्क निकालो। अब टॉर्क कैसे निकालो भैया? टॉर्क निकालने के लिए होता है हमारे पास कि आप तो m क्रॉस b कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी अंदर, ऐसे डायरेक्शन ये वाली आएगी, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कैसा? जरा देखो भाई, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की बाहर की तरफ, और जो वायर ऐसा है बाहर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, दोनों के बीच का एंगल 90 बन रहा है क्या? यानी कि m क्रॉस b में एंगल 90 बन जाएगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? mb sin 90, है ना। sin 90 कितना? 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? वो आ गया I इंटू 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना? करंट कैरिंग वायर, करंट है उसमें I, है ना, सेम करंट फ्लो हो रहा है, और डिस्टेंस है b बेटा, तो I करंट के वायर पे b डिस्टेंस दूर, मैग्नेटिक फील्ड कितना? वो आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई b, यानी कि हमारे पास आ गया म्यू नॉट I स्क्वायर, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है भैया, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? 2 म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन पाई b, बोलो भैया क्या है इससे मिलता जुलता कोई आंसर दिख रहा है? ये आ गया a। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे लगातार इससे पूछते रहते हैं, और ये ना थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने के बाद आता है। हमें बोल रहा है कि किसी a डिस्टेंस पर ऐसे सर्कुलर लूप के एक कोई पॉइंट ऐसे लाइन जा रही है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो जेकेब कंपोनेंट होगा वो किस तरह से होगा वो मुझे निकालना है ना। लूप वायर कैरिंग आई फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा ऐसा, और z डायरेक्शन में लाई कर रहा है वो। अब क्या किया जाए कि भैया इसकी वजह से सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी, है ना, लेकिन ऊपर और नीचे कैसी होगी? मुझे पता है कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी और नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी। तो कॉमन सेंस, अगर आपको y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो बेटा यहां का y डायरेक्शन का कंपोनेंट तो 0 आएगा। इसका मतलब ऐसा लूप चाहिए, ऐसा ऑप्शन चाहिए आपको जिसमें इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आनी चाहिए। ये तो नहीं हो पाएगा, देखो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ रही है, ये भी नहीं हो पाएगा, और यहां पर भी 0 मिल रहा है, तो नॉट टू स्केल है हम लोग, इसलिए इसे और इससे अभी ऑप्शन में रख के चलते हैं। फिर बेटा आगे अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी y में, और अगर पीछे जाएंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव है। तो आगे जाने पर पॉजिटिव और पीछे जाने पर नेगेटिव, ऐसा कौन सा डायरेक्शन है? ये देखो C आ रहा है,
बी तो नहीं आ पाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं अलग अलग लूप्स में। तो पहला हमने देखा ए ऑप्शन में कि भैया एक की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्ट्रेट वायर की वजह से, और लूप की वजह से, देखो स्ट्रेट वायर की वजह से बाहर आएगा, लूप की वजह से अंदर आएगा, तो अंदर मेरे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, है ना। यस, तो भैया मेरे पास ऑप्शंस में पाई वाले ऑप्शंस बाहर है, तो मैंने बोला कि देखो भैया यहां पर मैंने आपके पास आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अंदर आया मेरे पास 1 माइनस पाई, ये तो आ रहा है। ये देखो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए तो मैच कर रहा है तीसरे से। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट अगर थर्ड से मैच कर रहा है बेटा, तो या तो ए ऑप्शन या तो सी ऑप्शन, बी और डी तो नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं, हम तो सारे निकालेंगे। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो बेटा यहां पर एक ऐसा देखो, इसकी नीचे वाले वायर की वजह से बाहर की तरफ, ऊपर वाले वायर की वजह से भी बाहर की तरफ, तो पूरा मिला के एक लंबा स्ट्रेट वायर ही तो हो गया, और ये आधा लूप, यानी कि एक लंबा स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और आधे लूप की डायरेक्शन भी उसी तरफ बाहर आ रही है, यानी कि प्लस में म्यू नॉट आई बाई इसका आधा 4 आर। क्या किया जाए भैया, बाहर मुझे 4 आर दिख रहा है कहीं कहीं पे, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर को कॉमन लिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यानी कि आ जाएगा 2 प्लस पाई, यहां पर आना पड़ेगा 2 प्लस पाई, किधर है भैया, फर्स्ट ऑप्शन ये लीजिए। पहले का आंसर तीसरा, दूसरे का आंसर पहला, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के दो भी देख ही लेते। तो ये मुझे बोल रहा है कि इस तरह का वायर है, देखो बेटा इसकी वजह से तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वजह से आएगा सी ऑप्शन में, आधे वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, है ना, अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी म्यू नॉट आई बाई 4 आर होगा क्या। यानी कि अगर मैंने म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर निकाल दिया बाहर, तो यहां बचेगा 1 प्लस पाई, ये तो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, 1 प्लस पाई, बेटा ये तो सी का तो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यस मैच कर रहा है। और बाकी इसका कितना, इसका तो आधा लूप है बस, ये भी 0 और ये भी 0, आधा लूप का कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पर, यस सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा परफेक्ट आंसर आ रहा है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है भाई साहब 2 सोलेनॉइड है और कैरी डिफरेंट रेडियस है, इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, वो भी F1 फोर्स है इनर पे, F2 फोर्स है आउटर पे। हमें F1 और F2 की बातें करनी है, आइए जरा देखते हैं। तो मैं ऐसा कुछ पहला सोलेनॉइड लूंगा, है ना, इसमें करंट आई, इसका कुछ रेडियस होगा भैया, और दूसरा सोलेनॉइड भी सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा होगा ऐसा। इसकी कुछ कलर चेंज कर देता हूं ताकि अलग से मुझे समझ में आ जाए, है ना। ये मेरे पास आ गया दूसरा सोलेनॉइड। अब बेटा दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो तो सेम डायरेक्शन में आएगी, सेम सेंस में। तो एक काम करें, इधर से देखते हैं। यहां से जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि देखो भैया एक ऐसा, है ना, इसको मैं व्हाइट वाला बोल देता हूं, बाहर वाला, तो ये बाहर वाला ऐसा, और इसके अंदर कैसा है, अंदर है ऐसा, है ना। यस, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम सेम। तो जरा मुझे बताओ कि अगर ऐसा होगा तो बेटा बाहर वाले की वजह से इसको मैं बोल देता हूं सोलेनॉइड नंबर F1 बी दी फोर्स ऑन इनर, तो अंदर वाले को 1 बोल देता हूं, बाहर वाले को दूसरा। 1 पर फोर्स F1, 2 पर फोर्स F2। अब जरा मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बेटा हर जगह बाहर ही होगी, है ना, कम ज्यादा वाली बात अलग है, लेकिन हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। तो उस केस में इस पूरे वायर पर, अंदर वाले वायर पर, इस 1 पर जो फोर्स होगा, जरा देखो I और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ फोर्स, तो इस पर हमें जो फोर्स फील होगा वो ऐसा 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 बाहर की तरफ फोर्स, है ना, ये फोर्स फील हो रहा होगा। जरा बताओ नेट फोर्स कितना, 0। ये एक्सपेंड करना चाहेगा लेकिन इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। फिर वैसे ही अगर मैं और बाहर वाले को देखूंगा तो उस पर भी जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आ जाएगा। तो भैया F1 और F2 दोनों पर जो नेट फोर्स आ रहा है, क्योंकि F1 वेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो पूरे पर फोर्स निकालूंगा मैं, तो दोनों फोर्स 0 आ रहे हैं मेरे पास, तो सी ऑप्शन आ रहा है ना। रेडियली इनवर्ट रेडियली आउटवर्ड की बातें हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नेट जो बोलेंगे तो 0 ही बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 11th के बाद 12th, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलेगा हमें, ओहो एक सर्कुलर आर्क सा दिया हुआ है कुछ थीटा नॉट एंगल पर, टोटल एंगल बना रहा है 2 थीटा नॉट, और मुझे निकालना है टेंशन इन दी वायर। ओ भैया कैसे किया जाए, देखो भैया इस वायर पर मैंने बोला कि यहां पर टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T, ऐसे
सेंटर पर थीटा नॉट, और यहां पर भी थीटा नॉट बनेगा और यहां पर भी थीटा नॉट बनेगा। तो मेरे पास आया कि भैया देखो इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये भी आ जाएगा मेरे पास। तो यहां पर देखो टी साइन थीटा नॉट और यहां पर भी टी साइन थीटा नॉट, तो मेरे पास 2t साइन थीटा नॉट नीचे की तरफ फोर्स आएगा। और जरा मुझे मजे की बात बताओ भाई, यही फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जैसे इक्वेट करेगा वो यही फोर्स तो करेगा। देखो जरा, आई करंट ऐसा, आई बी बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो कहां आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस पर बाहर की तरफ। कितना आएगा, इस लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, आई एल भी कर देंगे। आई क्या होता है, करंट, इसमें जितना फ्लो हो रहा होगा। एल होता है डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, इनिशियल फाइनल वाली लेंथ। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम ये बोल सकते हैं भैया कि यहां पर अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा मेरे पास, ये लेंथ कितनी होगी, ये अगर आई है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा नॉट, यानी कि टोटल लेंथ कितनी 2r साइन थीटा नॉट। तो आई एल बी, आई एल कितनी 2r साइन थीटा नॉट इंटू बी साइन थीटा नॉट से साइन थीटा नॉट 2 से 2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेंशन, टी कितना आ गया आई आर बी, है ना, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा भैया, कोएक्सियल केबल है, इनर वायर में रेडियस ए है, आउटर वायर जो है वो बी से सी तक है, करंट आई नॉट है, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म कर रहे हैं और इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x, इसमें पहला है x लेस देन ए और दूसरा है x b से a से b के बीच में। आइए जरा देखते हैं। पहला मैंने लिया कुछ ऐसा, ठीक है भैया, ये रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस होगी मेरे पास a। अगला क्या लूंगा मैं, ऐसा यहां से यहां तक कुछ इस तरह से होगा और इससे बाहर यहां पर कुछ ऐसा, है ना, ये ऐसा होगा। तो यहां की सेंटर से ये डिस्टेंस b दी हुई है, ये डिस्टेंस c दी हुई है और मुझे इसके बीच में मटेरियल फील्ड दिख रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे, ये इतने इतने पार्ट में बेटा मटेरियल फील्ड होगा, है ना, ये वाला पार्ट। यस, बीच में मैं बना देता हूं चलो, और बीच वाला पार्ट खाली होगा, है ना। चलिए, तो इस केस में हमने क्या बोला कि भैया अगर ऐसा होगा तो एक पॉइंट तो है कहां पर, यहां पर कहीं पर, सेंटर से ए से भी कम दूरी पर, ये ऐसे यहां पर x है, और दूसरी डिस्टेंस कहां पर है x की, वो है a से b के बीच में, यानी कि यहां पर कहीं पर, है ना। दो डिस्टेंस समझ में आ रही है क्या, एक a से अंदर और एक a से b के बीच में, यहां पर कहीं पर। पहले वाले के लिए मैंने बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी सिर्फ अंदर वाले पार्ट की वजह से, तो मैंने इतने इतने पार्ट में बाइट सेवर्ट्स लॉ लगाया, अरे एम्पीथेटिकल लॉ लगा दो यहां। तो इसका मतलब b डॉट dl उतने उतने पार्ट का, ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, है ना। b dl कितना 2 पाई x, उस पार्ट की लेंथ। ये हम लोग क्लास में डिराइव भी करते हैं, बस आपको डिराइव करके बता रहा हूं एक बार। म्यू नॉट और आई एनक्लोज्ड है भैया वहां का कितना, पूरे में होता है एरिया में i, तो पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर, और हमारे पास एरिया कितना है पाई x स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया भैया, देखो एक x से एक x भी कैंसिल, और मेरे पास b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, i अपॉन a का स्क्वायर इंटू x। ये आया क्या, यस, ये आ गया मेरे पास पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड। चलिए दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला कहां पर है, वो तो भैया इस जगह पर है, इस जगह पर तो सिर्फ अंदर वाले वायर की वजह से आएगा, यानी कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x सीधा होगा। मुझे बेटा b1 अपॉन b2 निकालना है, डिफरेंट इसको डिवाइड करो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल, i से i कैंसिल, और मैं देख पा रहा हूं कि b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो कहां पर है भैया, ए ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि टीचर इन हिज फिजिक्स लैबोरेटरी, अरे वाह,
allowed an experiment to determine the resistance G of galvanometer. Student took the observation for 1/3. बेटा ये 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है पहले तो ये समझते हैं और फिर निकालते हैं। 1/3 डिफ्लेक्शन का मतलब जितना करंट आ रहा था उसका सिर्फ 1/3 ही हमने गैल्वेनोमीटर में भेजा। तो सर बाकी कहां गया? बाकी हमने शंट से पास किया, ये जो रेजिस्टेंस थी ना यहां पर, इससे पास किया हमने 2I/3। फिर क्या हुआ? फिर 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नहीं, ऐसी बात नहीं, यूज कर सकते हैं। 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड एंड इन दिस केस द इक्वल्स टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस किसके बराबर? ट्वाइस द शंट रेजिस्टेंस। तो भैया शंट रेजिस्टेंस S दोनों पैरेलल में है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ S विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ G। पोटेंशियल ऑफ S कितना? S इंटू 2I/3 इक्वल्स टू G कितना? G इंटू I/3। I/3 से I/3 कैंसिल, G की वैल्यू आ गई मेरे पास 2S। यही तो बोल रहा है। अरे तो ऐसे ही आ गया। अगला क्या बोल रहा है? 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड इन दिस केस इक्वल टू 3 टाइम्स। ना ना ना, इन दिस केस G इक्वल टू शंट। ना भैया, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल का क्वेश्चन है ये। हालांकि पहले ये मैग्नेटिज्म वाले मटेरियल्स वाले केसेस में और भी अर्थ मैग्नेटिज्म भी आ जाता था, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते थे। अब अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा पार्ट हट चुका है, सिर्फ ये बचा हुआ है। तो मुझे क्या बोला कि भैया मटेरियल में 10⁻28 एटम्स है पर मीटर क्यूब। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो 350 केल्विन पर दिस है, तो 300 केल्विन पर। भैया मुझे पता है कि जो काई होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो ऐसे 1/T क्यूरियस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो काई1 अपन काई2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T2/T1। फटाफट वैल्यू रखो। काई1 कितना? 2.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय काई2 मुझे निकालना है T2/T1। T2 कितना? फाइनली 300 केल्विन और T1 350। 0 से 0 कटा, 5 से डिवाइड किया 6 और 7, तो मेरे पास काई2 की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 6। 2 से डिवाइड किया 3 आया, यहाँ पे आया 1.4। 1.4 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना? 9.8/3 इंटू 10⁻⁴, और ये लगभग मेरे पास आ रहा है 3.2। कितना जगह? 7 अराउंड कुछ आ रहा है बेटा, ये 3.27 अराउंड 10⁻⁴। कहां पर? ये रहा ए ऑप्शन। चलिए तो बेटा हमने मैग्नेटिज्म के 15 क्वेश्चंस देखे। मुझे आशा है कि आप लोग इन 15 क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको करने चाहिए, सारे क्वेश्चंस को तेजी के साथ निपटाएंगे। ऑल द बेस्ट।